बात करेंगे गुलाब में लगने वाले रोग और कीट के बारे में। जब गुलाब की खेती आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसी समय से ये सोच लेना चाहिए कि हमारे गुलाब की खेती में रोग ना लगे। नमस्ते दोस्तों, मैं अंशु कुमार स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम बातें खेती की में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं खेती से जुड़ी हुई। दोस्तों, अगर हम गुलाब की बात करें तो गुलाब एक भारतीय पुष्प है। पूरे भारत में गुलाब के पौधे पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम रोजा हाइब्रिडा है। देसी गुलाब लाल रंग का होता है और इसी को कलम करके कई रंगों में उगाए जाते हैं। लेकिन गुलाब में अगर रोग और कीट लग जाए तो किसान भाई हमारे परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज आपकी इसी परेशानी का समाधान लेकर हम हमारे कार्यक्रम में बात करेंगे गुलाब में लगने वाले रोग और कीट के बारे में। और इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। शुक्ला जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गुलाब में कौन कौन से रोग लगते हैं और उसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। गुलाब के रोग और जब हम बात करते हैं, कीट की बात करते हैं जी तो गुलाब की खेती के बारे में जैसा मैं अभी पिछले अंक में बता चुका हूँ जी कि एक तो प्रजातियों का चुनाव बहुत अच्छा करना चाहिए, जी और चुनाव करने के बाद जैसा कि अभी आपने भी बताया है कि देसी गुलाब की ही कलम लगा करके जी और हम नाना प्रकार के जो हैं, जो अच्छे गुलाब उगाते गुलाब हैं उनका चुनाव करते हैं और जी। उनका हम तैयार करते हैं नर्सरी में। जी तो ये देसी गुलाब और जंगली गुलाब जो होता है, जी इसकी कलमें जो है हम जुलाई में लगाते हैं जी नर्सरी के लिए। तो ये एक तरीके से इसको क्लोन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको कि गुलाब की खेती जो हम कर रहे हैं और उसमें हम रोग और कीट का इंतज़ार करते रहेंगे, कब जब रोग लगेंगे और कब कीट लगेंगे, इसमें तो हम उसका उपचार करेंगे। तो जी इससे ज़्यादा अच्छा मैं समझता हूँ कि जब गुलाब की खेती आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसी समय से ये सोच लेना चाहिए कि हमारे गुलाब की खेती में रोग ना लगें, जी लगे ही ना। जी तो उसके लिए क्या है कि देखिए, कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी तो जब हम नर्सरी की बात करते हैं, नर्सरी में हम तैयारी करने जा रहे हैं, उसी समय हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमें यहीं से रोग का बचाव करना है। जी तो सबसे पहले जो हम नर्सरी डालने के लिए जो हमने खेत का चुनाव किया है, जिसको हमने तैयारी कर ली है, जी जुताई करके अच्छी तरीके से महीन करके भुरभुरा करके, और उसमें हमने गोबर की खाद इत्यादि डाल दी है। जी और डालने के बाद हम उसमें जुलाई में जो है वो लगाने जा रहे हैं कलमें, जी जंगली गुलाब की या देसी गुलाब की कलमें काट करके हम लगाते हैं। तो देखिए, जिस समय हम उन कलमों का सिलेक्शन करते हैं, जी तो सिलेक्शन करते समय ही ये देख लेना चाहिए कि जो हमने काट करके कलमें बनाई हैं वो रोग ग्रसित तो नहीं है, पहली बात। जी अब उसके बाद जब हम लगा देते हैं और लगाने के बाद कटा हुआ ऊपर का भाग रह होता है, जी तो उस कटे हुए भाग से हमारा कहीं न कहीं से फफूंदी का प्रभाव हो सकता है और उससे रोग उसमें आ सकता है। जी तो इसलिए कटे हुए भाग पर तुरंत, दोनों तरफ से कटा हुआ भाग होता है, एक भाग जमीन में चला जाता है, एक भाग जो है वो ऊपर रह जाता है। तो जो कटा हुआ भाग है उस पर बोर्डो मिक्सचर जी या चौपटिया पेस्ट जी ये लगाना आवश्यक है। जी तो इसके लगा देने से जो है फिर कोई भी इसमें फफूंदी जनित रोग आने की उस समय संभावना नहीं रहती है। जी नर्सरी तैयार करने से पहले जरूरी है वो है सोलर ट्रीटमेंट, जी क्योंकि भूमि से भी जो है विषाण और फफूंदियाँ आती हैं। जी तो सोलर ट्रीटमेंट भी कर लेना परम आवश्यक होता है। उसके लिए हमें क्या करना है कि सोलर ट्रीटमेंट के लिए जो हमने खेत तैयार किया है, हम मोटी प्लास्टिक लेते हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है, जी जिसमें हमारा पारदर्शी मोटी वाली, दिखता है आगे से। उतनी ज़मीन जहाँ पर हमें नर्सरी डालनी है जी उसको हम अच्छी तरीके से उस पॉलीथीन से ढक देते हैं और चारों तरफ से उसका जो किनारे हैं चारों तरफ से वो मिट्टी से ढक देते हैं, बिल्कुल एयर प्रूफ कर देते हैं, उसमें हवा न जाए। जी तो होता क्या है कि जब ऊपर से सूर्य की गर्मी पड़ती है तो भीतर मिट्टी में टेम्परेचर बढ़ता है।
जी। पॉलीथीन जो है एब्जॉर्ब करती है, और टेम्परेचर बढ़ता है, उससे जितने भी विषाणु होते हैं नष्ट हो या जाए। फफूंदी वाले जितने भी फफूंदियाँ हैं वो नष्ट हो जाती हैं। जी। अगर कहीं रोग कीटों के लार्वा प्यूपा होते हैं वो तक भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो है सोलराइजेशन यानी सोलर ट्रीटमेंट करना भी परम आवश्यक है। इससे भी रोग की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं भूमि उपचार। जी। अब भूमि उपचार हमने कर लिया, अब भूमि उपचार करने के बाद हमने नर्सरी में डाल दिया, नर्सरी में पौधे लगा दिए, नर्सरी हमारी तैयार हो गई। जी। तो इस तरीके से नर्सरी तैयार हो जाने के बाद फिर हम जो है आगे प्रिकॉशंस क्या लेंगे। अब देखिए, जब हमारी नर्सरी तैयार होने के बाद हम दोबारा फिर जब अब खेत में जा कर के हम लगाने की बात करते हैं, जी। तो जो खेत में लगाने के लिए जो हम क्यारियाँ लगाएंगे, क्यारियाँ बनाएंगे, जी। वो 5 मीटर बाई 2 मीटर की हमने क्यारियाँ बनाई, जिनको हमने पहले से ही खोद करके गर्मी में ही डाल दिया है। 3 फीट गहरा खोदा और उसमें 1 फीट जो है वो सूखी पत्तियां उसमें भीतर भरते हैं। उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इसमें पत्तियां नीचे भर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर बना जो डिकम्पोज करने के लिए, तो जी। उसमें भी हम ऐसी दवा डाल दें जो दीमक लगने की संभावना ना कम हो। कर दें। जी। तो उसके के लिए हम क्या करेंगे कि लिंडेन धूल जो है 50% वाली लिंडेन धूल को हम लेंगे और प्रति गड्ढा जो है 100 ग्राम उसमें हम डाल देंगे उसके ऊपर, और तब उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। शुक्ला जी, हम आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे गुलाब में लगने वाले रोग और कीट के बारे में और उनके उपचार के बारे में, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। जो नर्सरी तैयार होती है उसमें से कलम निकाल करके और हम खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। जी। तो जो ट्रांसप्लांट करने के लिए हम क्यारी बनाते हैं, 5 मीटर बाई 2 मीटर की क्यारियां बनाते हैं, जी। उनको पहले से खोद करके डाल देते हैं, जी। और उसके बाद फिर उनपे हम लाइन से लाइन और पौधे की दूरी के अनुसार ब्रेक के बाद बातें खेती की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुलाब में लगने वाले रोग और कीट के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुलाब दिखने में जितना सुंदर दिखता है उतने ही उसमें औषधीय गुण भी होते हैं। शुक्ला जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि गुलाब की खेती करते वक्त और कौन-कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और कौन-कौन से रोग लगते हैं। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक नर्सरी हमारी तैयार हो गई जिसमें हमने ये प्रिकॉशंस लिए। जी। अब हम जो नर्सरी तैयार होती है उसमें से कलम निकाल करके और हम खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। जी। तो जो ट्रांसप्लांट करने के लिए हम क्यारी बनाते हैं, 5 मीटर बाई 2 मीटर की क्यारियां बनाते हैं, जी। उनको पहले से खोद करके डाल देते हैं, जी। और उसके बाद फिर उन पे हम लाइन से लाइन और पौधे की दूरी के अनुसार हम उसमें वहाँ से क्यारी से ला करके, नर्सरी से ला करके उन पौधों को उसमें लगाते हैं। जी। अब यहाँ पर भी जो है एक प्रिकॉशन ये लेना है कि जब हम इसको लगा रहे हैं तो लगाते समय जो हम जिस गड्ढे में लगा रहे हैं वहाँ भी, तो चूँकि वहाँ भी हमने पूरा प्रिकॉशन लिया था कि हमारे रोग कीट ना लगे, जी। तो उस खेत में भी तो हमको प्रिकॉशन लेना आवश्यक है। जी। तो ऐसी दशा में पहले से ही जिस खेत में हमको रोपाई करनी है, खेत में उस नर्सरी से लाए हुए पौधों की, उसमें भूमि उपचार भी कर लेना आवश्यक है। जी। और उस भूमि उपचार करने के लिए हमें क्या करना है कि 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा जी। को हम 25 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद, देखिए मैं पहले बता दूं कि मैं ये बात जो कहता हूं कि गोबर की सड़ी हुई खाद, सड़ी हुई अगर नहीं होती है तो दीमक लगने की बहुत ही संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए अच्छी खासी बहुत ही डिकम्पोज बढ़िया खाद जो है वो इस काम के लिए लेना चाहिए। जी। अब हम उसमें जो हमने गोबर की 25 क्विंटल खाद ली है उसमें हम उस ट्राइकोडर्मा को बहुत अच्छी तरीके से मिलाते हैं, और मिलाने के बाद उसको हम ढेर के रूप में 4-5 दिन छोड़ देते हैं। जी। उसके बाद उसको लेकर के हम खेत की तैयारी करते समय खेत में मिला देते हैं, तो इससे हमारा भूमि उपचार हो जाता है और जो फफूंदी नाशक रोग हैं इनसे हमको
निजात छुटकारा मिलता है। मिलता है। जी ये प्रिकॉशन जब आपने ले लिया तो उसके बाद अब हमारी फसल जो है आना शुरू हो गई, हमें अच्छे खासे फूल मिल रहे हैं। जी अब इस समय बात आती है कि इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी यदि हमारे रोग या कीट लगते हैं तो हमें क्या उपचार करना करना चाहिए। चाहिए। जी तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा रोग है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। जी और इस रोग की पहचान भी बता दूं कि सब प्रथम पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद आपको पाउडर सा दिखाई देता है जी पत्तियों पर। जी और वो धीरे धीरे जब बढ़ता है तो कोमल जो तने का भाग होता है जहाँ पर बड चल निकलना शुरू होती हैं, जी और जो बाद में ऊपर का हिस्से में जाकर के कली बनना शुरू होती है जिससे फूल बनता है, जी ये यहाँ पर भी जो है सफ़ेद सफ़ेद वो चूर्ण जा करके उसको ग्रसित करता है। और ये चूंकि फफूंदी रोग है तो ये जी पाउडर जो है वो धीरे धीरे, ये फफूंदी है और ये जो है पौधे को धीरे धीरे ग्रसित करती रहती है, और नतीजा ये होता है कि पौधा हमारा नष्ट हो धीरे धीरे नष्ट होने की स्थिति में आ जाता है। जी तो ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हमें करना क्या है, इसको खर्रा रोग भी कहते हैं। जी गांव में इसको पाउडरी मिल्ड्यू को लोग नहीं समझते हैं, लेकिन खर्रा रोग को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये खर्रा रोग जो है ये बहुत ही वैसा जो है फफूंदी जनित रोग है। इसके उपचार के लिए हमको घुलनशील गंधक जी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल करके और इसका 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करना करने चाहिए। जी अब अगर आपको घुलनशील गंधक नहीं प्राप्त होता है जी तो हम एक ही दवा नहीं बताते हैं, हम हमेशा इसीलिए 2 या 3 दवाइयाँ बताते हैं जी ताकि कोई ना कोई दवाई आपको मिल जाए और उसको आप एक दवाई को ढूंढते न रहें जिससे समय बर्बाद होगा तो बीमारी और तेजी से बढ़ बढ़ेगी। जाएगी। तो तत्काल एकदम अगर आपको रोग दिखाई देता है तो तुरंत उसका उपचार करना आवश्यक है। जी इसलिए पहली दवाई मैंने आपको बताई घुलनशील गंधक जी का आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएं या छिड़कें। अगर आपको घुलनशील गंधक नहीं मिलता है तो डाइनो कैप जी एक दवा आती है, 1 मिलीलीटर को आप 1 लीटर पानी में घोल करके और इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। जी और तीसरी अगर ये भी ना मिले तो ट्राइकोमार्क, जी ट्राइकोमार्फ जो एक दवा है, ये दवा बहुत ही तेज दवा है और बहुत ही मतलब कारगर है। जी और ये भी 1 मिलीलीटर जो है 1 लीटर में घोल करके और इसका छिड़काव करते हैं। जी तो इस तरीके से पाउडरी मिल्ड्यू जो है उसका निजात हो जाता है। शुक्ला जी, हम आपसे और रोगों के बारे में और उनके उपचार के बारे में जानेंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए बातें खेती की। गुलाब में कौन कौन से कीट लगते हैं और उसका उपचार किस प्रकार से कर सकते देखिए, हैं? गुलाब में कोई विशेष कीट नहीं लगते हैं, जी लेकिन जो लगते हैं वो गुलाब को बहुत हानि पहुंचाते हैं। देखिए, एक कीट है चेपा जी माहू, बड़ा ही जिसका नाम होता है, और ये मुख्य कीट काय का है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम बातें खेती की में। आज हम बात कर रहे हैं गुलाब में लगने वाले रोग और कीट के बारे में। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि गुलाब में और कौन-कौन से रोग लगते हैं और देखिए, उसका उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं? अभी मैंने बताया आपको कि एक पाउडरी मिल्ड्यू है। जी उसके बाद दूसरा एक बहुत ही भयंकर रोग है जो जिसके बारे में अभी मैं बता चुका हूँ कि टहनी ऊपर से सूखती है। जो जी जैसे वो नर्सरी के लिए जब आप कह रहे थे कैसे पता लगाएंगे कि इसमें जी रोग लगा हुआ है, तो ये रोग है डाईवैक, जी और इसको हम उल्टा सूखा रोग कहते हैं। उल्टा इसलिए कहते हैं कि ये ऊपर से टहनी सूखती है, नीचे जी से नहीं सूखती है। ऊपर से टहनी सूखती हुई नीचे जाती है और उसके बाद धीरे धीरे पौधा पूरा नष्ट हो जाता नष्ट हो जाता है। है। जी तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि जहाँ पर जैसे ही आपको ऊपर से सूखता हुआ पौधा दिखाई दे तो उस जहाँ तक ये पौधा की जो टहनी है सूख चुकी है उससे 2 सेंटीमीटर नीचे से इसको तुरंत काट दें। जी और काटने के बाद जो हमारा सूखा हुआ भाग है इसको कहीं ज़मीन में गाड़ दें। जी अब जो कटा हुआ भाग है तो कटने के बाद तुरंत उस पर हम बोर्डो मिक्सचर या चौपटिया पेस्ट इस लगा पर देंगे। तुरंत लगा दें। जी तो इस तरीके से हमारा जो है इस बीमारी से हमको निजात मिल सकता मिल जाती है। जी उसके बाद आता है जो
एक रेड स्केल आती है बीमारी, जिसमें धब्बा लगते हैं, भूरे धब्बे पड़ते हैं जी। तो इसके लिए, धब्बा के लिए जो है हमें क्या करना है कि हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक दवा आती है, जी। इसका 2% का सॉल्यूशन बना करके और इस पर छिड़काव करें तो इस तरीके से ये रोग का निदान हो जाता है। जी सर, ये तो हुई रोगों की बात, लेकिन अगर हम कीटों की बात करें तो गुलाब में कौन कौन से कीट लगते हैं और उसका उपचार किस प्रकार से कर सकते देखिए, हैं? गुलाब में कोई विशेष कीट नहीं लगते हैं, जी। लेकिन जो लगते हैं वो गुलाब को बहुत हानि पहुंचाते हैं। हैं। देखिए, एक कीट है चेपा, जी। माहू, बड़ा ही इसका नाम होता है और ये मुख्य कीट काहे का है, सरसों का है। जी। और ये जब बादल बहुत ज़्यादा उन दिनों में जब हो जाता है, जनवरी में, जी। दिसंबर जनवरी में, तो ये 2 तरीके का होता है, एक तो बगैर उड़ने वाला और एक इसके पंख भी होते हैं, वो उड़ने वाला भी होता है। जी। तो सरसों से फिर उड़ करके दूसरी फसलों पर जाता है और जो फसलों का कोमल से कोमल भाग होता है जी। वहां पर ये जाकर के चिपकता है, चिपक करके उसका रस चूसना शुरू कर देता है। जी। और रस, जब ये रस चूस लेता है तो उस भाग को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। और गुलाब में जिस वक्त हमारी कली का निर्माण होना शुरू होता है, जी। उस समय अगर ये चेपा लग जाता है जी। तो ये अच्छी तरीके से रस चूस लेने के बाद या तो कली को बिल्कुल नष्ट ही कर देता है, जी। और या फिर जो कली खिलती है तो फूल की सुंदरता कम हो जाती है। जी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि मैलाथियान, जी। जो हमारा एक रसायन है, इसका हम 2% का सॉल्यूशन बनाएं और हम छिड़काव करें। तो अगर हम इसका छिड़काव कर देते हैं तो हमको चेपा से निजात मिल जाती है। जी। इस बात का ध्यान रखें कि अगर हमने जो छिड़काव किया है उसको 15 दिन के बाद अगर देख लें कि कहीं पर और लगा हुआ है तो उसका भी निदान कर दें, 15 दिन के बाद फिर छिड़काव कर दें। जी। उसके बाद दूसरा कीट है सल्क कीट। जी। ये क्या होता है कि जब हमारी बर्ड्स सर्वाइव होती हैं जी। और उस समय आपकी जो गुलाब की कली जो खिलती है और बढ़ना शुरू होता है तो उस समय गुलाब का जो हरा टहनी हरी नहीं होती है, उस समय गुलाबी रंग की टहनी होती है, जी। वो बहुत कोमल होती है, अगर जरा भी हाथ लग जाए तो वो टूट जाएगी। इस पर ये सल्क कीट जो है चिपकता है चारों तरफ से और रस चूसना शुरू कर देता है। बिल्कुल चेपा की तरह ही इसकी हैबिट है, नुकसान पहुंचाने वाली। जी। और जो कली होती है उस पर भी ये लग जाता है जी। और रस चूस करके ये पौधे को, ऊपर के भाग को नष्ट करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए भी हमको जो है मोनोक्रोटोफास एक दवा आती है। मोनोक्रोटोफास का 1 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से हमने घोल बना करके और इसका हम छिड़काव करें। और एक आती है डाइमिथोएट। जी। अगर वो दवा नहीं मिलती है तो डाइमिथोएट को भी हम 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर में घोल करके और छिड़काव कर देते हैं। जैसा अगर इसी तरीके से अगर माहू में अगर आपको मैलाथियान नहीं मिलती है तो डाइमिथोएट का आप माहू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दीमक की बात आती है। जी। दीमक के लिए मैंने अभी आपको कई स्टेज पर ये बता रखा है कि दीमक के लिए हम फॉलीडाल डस्ट या हम फॉलीडाल डस्ट ले लें या लिंडेन धूल ले लें। जी। और उसको जो है हम पौधे की, जब हमने अक्टूबर में जब गोबर की खाद डाली थी उसमें मिला के डालें, और जब भी हम गुड़ाई करें और हमें ये मालूम हो रहा है कि दीमक लगने की संभावना है तो पहले सिंचाई करें। सिंचाई करने से क्या होता है कि दीमक की एक प्रकृति है कि जब नमी ज़्यादा होती है तो ये नीचे को भाग जाता है जी। तो उसी समय गुड़ाई करके और इसमें लिंडेन धूल या फॉलीडाल डस्ट जो है इसको अगर डाल दें तो आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये रोग और कीट के लिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और इसी तरीके से जैसे ही आपको रोग या कीट कहीं दिखाई देता है तो उसका उपचार करना परम आवश्यक है, तभी आप अच्छी उपज ले सकते हैं। जी सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, रोग चाहे इंसान को हो या फिर किसी फसल में लगे, खतरा सबको होता है। इससे अच्छा है कि रोग लगने से पहले आप उसका उपचार करें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।
हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012049800011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर।